I'm Riya Yadav. Welcome to EduCent. I am your science educator for the entire class 9th. Here you will find all the interactive lessons from your NCERT textbook. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम मेल्टिंग और बॉइलिंग में डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो देखिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। कोई भी सॉलिड है उसको जब हम हीट करेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा ना, जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो प्लास्टिक हो, एल्युमिनियम हो, मेटल हो, कुछ भी हो, कोई भी सॉलिड हो, एक उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है हीटिंग की वजह से। जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और मेल्टिंग क्या होती है, जब कोई भी सॉलिड एक अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आकर मेल्ट होना शुरू हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं। अब बॉइलिंग पे आते हैं। कोई भी लिक्विड जब हीट की वजह से एक पॉइंट पर, एक टेम्परेचर पर जाके गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है तो उसे बॉइलिंग बोलते हैं। और वो टेम्परेचर जिसमें वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो बॉयल होने लगता है, यानी कि वो वेपर बनने लगता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस मेल्टिंग और बॉइलिंग में। मेल्टिंग में सॉलिड मेल्ट होता है और बॉइलिंग में हम कह सकते हैं कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है। ओके, तो ये था डिफरेंस। अब आगे चलते हैं लेटेंट हीट पर। तो हमें पता है कि किसी भी मैटर का टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने से उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। इसी से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसमें हमें आइस को एक बीकर में लेना है और उसमें एक लेबोरेटरी थर्मामीटर डाल के उसे हीट करना है। जब हम उसे हीट करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब तक वो आइस अपने मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, यानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या होता है, वो आइस धीरे धीरे पानी बनने लग जाता है, यानी कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब तक वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तब तक तो टेम्परेचर हमें उस थर्मामीटर पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने के बाद जैसे ही वो मेल्ट होना शुरू होता है वैसे ही टेम्परेचर का बढ़ना रुक जाता है। हम हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर वहीं 0 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट ही रहेगा। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद जो हीट हम उस मैटर को सप्लाई करेंगे, यानी कि उसके बाद जो हीट उस आइस को सप्लाई हो रही होगी, वो हीट यूज़ होगी उसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको कम करने में। क्योंकि उसके बाद ही वो जो मैटर है, यानी कि जो आइस है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगा। वो तभी वाटर बन पाएगा जब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। इसलिए वो हीट हमें टेम्परेचर पे शो नहीं हो रही होती, क्योंकि वो हीट तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यूज़ हो रही होती है। ठीक है, अब इसके बाद जब वो पूरा आइस मेल्ट होके वाटर बन जाएगा, फिर से तब जो टेम्परेचर है वो राइज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हीट तो हम अभी भी उसको कर ही रहे हैं ना, तो फिर से वो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और तब तक बढ़ेगा जब तक कि वो वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद वाटर फिर वेपर बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि पहले वो सॉलिड से लिक्विड बना तो जो हीट यूज़ हो रही थी वो हमें नहीं दिख रही थी। ठीक है, अब वो लिक्विड से गैस बन रहा है, यानी कि वाटर से वेपर बन रहा है, तो इसमें भी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होना चाहिए। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और तोड़ रहा है, जो हीट हम उसको अब सप्लाई कर रहे हैं वो उसका जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको और कम करता जा रहा है। इसीलिए वो हीट हमें नहीं दिखती, तो इसलिए उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट मतलब हिडन, मतलब छुपा हुआ। अब इस लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को हम इस ग्राफ की मदद से अच्छे से समझते हैं। कि इस ग्राफ में हमें क्या बता रहा है कि सॉलिड का टेम्परेचर तब तक बढ़ेगा जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाता। मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक कि वो पूरा लिक्विड नहीं बन जाता। उसके बाद हम लिक्विड को भी हीट कर ही रहे हैं, तो जब तक लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता तब तक फिर से टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा उसके बाद ही तो वो वेपराइज होना शुरू होगा ना, उसके बाद ही तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जब तक वो पूरा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक फिर से जो टेम्परेचर है वो शो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर से उसे गैसियस स्टेट में जाना है तो और हीट देनी होगी। ठीक है, तो बीच बीच में जहाँ जहाँ हमें वो जो टेम्परेचर है वो दिखना बंद हो जाता है उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं, क्योंकि वो हीट जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है उस मैटर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में या फिर ज़्यादा करने में, ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सके।
ठीक है, मैं टेम्परेचर कम करने का भी बता देती हूँ। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा कूल कर रहे हैं तो देखिए गैस को बहुत ज़्यादा कूल करेंगे तो कंडेंसेशन होगा, लिक्विड को बहुत ज़्यादा कूल करेंगे तो फ्रीजिंग होगा, फ्रीजिंग से वो लिक्विड सॉलिड बन जाएगा, है ना। तो ये है पूरा का पूरा लेटेंट हीट। हमें इस चैप्टर में 3 तरह के टेम्परेचर स्केल्स के बारे में बताया गया है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इनसे हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इन स्केल्स को आपस में चेंज करना भी सिखाया गया है। यानी कि अब हम देखेंगे कि हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट या केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या केल्विन को फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम फ़ारेनहाइट को केल्विन या सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर होता है। अब इस 15 को भी आप भूल जाइए, बस 273 को याद रखिए। तो अब अगर आपको कितना भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और उसे केल्विन में कन्वर्ट करने को कह रहा है तो आप बस उसे 273 में ऐड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं बस 10 डिग्री सेल्सियस को 273 में ऐड कर दूंगी, और अब जो वैल्यू आएगी वो केल्विन में होगी, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपको केल्विन में पूछा गया है और उसे डिग्री सेल्सियस में बताना है तो 273 में से उस वैल्यू को माइनस कर दीजिए। जैसे अगर आपको 473 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप 473 को बस 273 से माइनस कर देंगे। अब जो वैल्यू आएगी आपकी वो डिग्री सेल्सियस में होगी, वो केल्विन में नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट की। तो फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है ये है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो बस 5/9 को मल्टीप्लाई करना है डिग्री सेल्सियस की वैल्यू से, जो भी हमें दे रखी है, और फिर उसमें 32 ऐड कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें 35 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम 35 को पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें 32 ऐड कर देंगे। अब जो वैल्यू आएगी वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होगी। और अगर हमें फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा घुमा देंगे, यानी कि सेल्सियस को एक साइड रख के 32 यहाँ प्लस में है तो इधर जाकर फ़ारेनहाइट से माइनस हो जाएगा, और 5 इधर डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा और 9 डिवाइड में हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो पहले हम उसमें से 32 माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसे हम 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं कि हम केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, या डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो अगर केल्विन को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो बस केल्विन की उस वैल्यू को 273 से माइनस करके डिग्री सेल्सियस की जगह पर रख के इक्वेशन सॉल्व करनी है, और फिर जो वैल्यू आएगी वो डिग्री फ़ारेनहाइट में होगी, वो केल्विन में नहीं होगी, ठीक है। और अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इस 32 को उधर माइनस में करके फिर से 9/5 को इधर 5/9 में करके और जो भी डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई है उसमें 273 को प्लस करके हम इक्वेशन सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर जो है वो केल्विन में आ जाएगा। ये तो थे अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स और इनका आपस में एक्सचेंज होना। अब आगे इस चैप्टर में हमें इवेपोरेशन से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स भी बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में एक कंपैरिजन किया गया है। तो देखिए, बॉइलिंग जो है उसमें हम अलग से हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जिसके बाद जो ऊपर से नीचे तक पूरा जो वाटर है वो एक बॉइलिंग पॉइंट पर जाके वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इवेपोरेशन में भी सेम ही हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसको हम अलग से कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि वाटर के जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आसपास से हीट एनर्जी लेकर उससे अपने आप को इवेपोरेट कर लेते हैं। यानी कि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दी हुई है।
कि लिक्विड का उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है। अब यहाँ पर हमें एक और चीज़ बताई जा रही है दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब ऐसा कैसे होता है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब गर्मियों में हमें पसीना आता है तो वो जो स्वेट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें इवेपोरेट होना होता है। तो उस इवेपोरेशन के प्रोसेस के लिए वो हमारी बॉडी की हीट या फिर अपने आसपास से हीट लेते हैं अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, और फिर अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वो इवेपोरेट हो जाते हैं। इसी को लेटेंट हीट बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम की जो हीट हो रही होती है वो तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज़ हो रही होती है ना, वो हमें फील नहीं होती, इसलिए हमें कूल लगता है, हमें ठंडा लगता है। साथ ही इसका एक और एग्जांपल है कि जब गर्मी होती है और ज़मीन गर्म हो रही होती है तो लोग ग्राउंड पे वाटर स्प्रिंकल करना शुरू कर देते हैं ताकि उसको इवेपोरेट करने में टाइम लगे, और फिर जितनी हीट उसको इवेपोरेट करने में यानी कि उसके वाटर के पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज़ हो रही होगी वो हमें फील नहीं होगी। ठीक है, इसी को लेटेंट हीट बोलते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड है वो कूल रहेगा, वो ठंडा रहेगा। अब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स देखते हैं जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया। यानी कि हम जानते हैं कि जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमेना है, यानी कि अगर बॉइलिंग हो रही होगी तब तो वो नीचे से हीट सप्लाई हो रही हो और पूरे वाटर में जो है पूरे वाटर से वाटर वेपर बन रहा होगा। लेकिन इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस के जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो ही अपने आसपास से हीट लेकर अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर पाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर एक प्लेट में हमने वाटर रखा हुआ है तो कुछ टाइम बाद तक वो वाटर हमें कम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो सरफेस के वाटर पार्टिकल्स होंगे उन्होंने अपने आसपास की हीट एनर्जी से अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर लिया, जिसकी वजह से वो इवेपोरेट हो गए। तो एक तो ये हो गया इंक्रीज़ ऑफ सरफेस एरिया। दूसरा है इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन जल्दी होता है। तो ये तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हम जो वाटर के पार्टिकल्स है उसको वेपर में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे आसपास के जो वातावरण है, जो भी एनवायरनमेंट है, उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। यानी कि जितना ह्यूमिड होगा, जैसे अगर हम किसी जंगल में चले जाएं तो उधर जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो बहुत कम होगा, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा तरल चीज़ें होंगी, पानी होगा, इसीलिए वहाँ पे जो इवेपोरेशन है वो बहुत कम हो पाता है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी इवेपोरेशन उतनी जल्दी होगा। एक तो ये हो गया। चौथा है एन इंक्रीज़ इन वाइंड स्पीड, यानी कि अगर हवा चलेगी तो उससे भी वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो वाटर पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैटर की सिर्फ 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर इस चैप्टर के लास्ट में 2 और स्टेट्स के बारे में भी बताया गया है, दैट इज़ प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। अब देखिए, अगर हम गैसेस को बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी और पार्टिकल्स बहुत तेज़ मूव करने लगेंगे। तो पार्टिकल्स की उस सुपर एनर्जेटिक स्टेट को हम प्लाज्मा बोलेंगे। अब बीईसी की बात करते हैं, इसमें बिल्कुल उल्टा है, यानी प्लाज्मा में हम गैसेस को हीट दे रहे थे, लेकिन इसमें हमें गैसेस को लो डेंसिटी में सुपर कूल करना है। मतलब ज़्यादा स्पेस में हमें गैसेस के कम पार्टिकल्स को बहुत ही ज़्यादा कूल करना है और उन्हें सुपर लो टेम्परेचर पे ला देना है। इसके बाद जो स्टेट आएगी उसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट बोलेंगे। तो ये जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट है इसको 1920 में एस.एन. बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था। तो इसका नाम भी इन्हीं दोनों साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया है। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को 2 पार्ट्स में क्लियर कर लिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर।